Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the MD-CAT course of year 2020. Initially, I will give you the details of syllabus. As you know that MD-CAT under the supervision of UHS, that is University of Health Sciences. It is conducted by University of Health Sciences. In MD-CAT, you must know that there are total 200 questions, and the divisions of questions are: number 1, biology, 80 questions. Number 2, chemistry, 60 questions. Number 3, physics, 40 questions. And last, English, 20 questions. The sum total is what? That is 200 questions. And you must know that there is no negative marking. There is no negative marking in MD-CAT. So you have to attempt all the questions. शुरू में हम बच्चों हमने MD-CAT को फॉलो करना है, और जब MD-CAT जब कंप्लीट होगा तो फिर हम नम्स की तरफ आ जाएंगे. तो फिर नम्स का जो सिलेबस होगा उसको हमने देखना होगा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नम्स. अब जहाँ तक ये MD-CAT का ताल्लुक है, तो इसमें I will teach you biology and I will give you the details of biology as well. सबसे पहले देखिए कि जो हम इसका एनालिसिस करते हैं ये biology का, तो biology में आप देख रहे हैं कि how many questions are there? 80 questions are there. अब जो स्कीम है, स्कीम से मुराद ये होता है कि टेस्ट का लेवल किस किस्म का होगा. सम टाइम आपको पता है कि टेस्ट डिफ़िकल्ट आता है, बहुत डिफ़िकल्ट, बाज़ औक़ात आउट ऑफ सिलेबस, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एवरेज, और सम टाइम ईजी क्वेश्चन पेपर भी आ जाता है. सो इट विल डिपेंड. तो यहाँ पे इसकी बाकायदा डिविजन्स की गई हैं कि हमें आइडिया हो कि डिफ़िकल्टी लेवल इसमें क्या हो सकता है. जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की, तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि वेरी इजी 12 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद इजी 12 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस जो आएंगे वो 32, फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल स्टार्ट होगा अबाउट 16 क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल के बाद नेक्स्ट जब आप जाएंगे फर्दर तो फिर होगा वेरी डिफ़िकल्ट 8 क्वेश्चंस. तो इस तरह ये क्वेश्चंस की बाकायदा इन्होंने क्या है कि इसमें डिविजन्स की हुई हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं, वेरी इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं, और उसमें वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं. तो यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑल एस्पेक्ट्स, तमाम एस्पेक्ट से अपने आप को प्रिपेयर करना है. बच्चों एक चीज़ का मैं आपको एक सिंपल पहले शुरू में आइडिया दे दूं कि एंट्री टेस्ट स्टूडेंट जब एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो एंट्री टेस्ट में आपको याद रखना है कि मेडिकल के लिए स्पेशली ये MD-CAT के लिए ओपन मेरिट होता है, और इस ओपन मेरिट में जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं, 1000+ मार्क्स वाले बच्चे होते हैं आमतौर पे. तो लिहाजा कंपटीशन भी बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो इसलिए इसमें याद रखिएगा कि अगर आप ये समझते हैं कि 80 में से आपने 70 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर लिए, इट डजंट मीन दैट यू हैव अचीव द गोल्स. ऐसा कतन नहीं है. रीज़न ये है कि आप जितना भी स्टूडेंट है जहाँ भी वो तैयारी कर रहा है अपनी, तो 70 तक तो एक स्टूडेंट आमतौर पे पहुंच जाते हैं. इसी तरह से बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया ना, डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ हम जाते हैं, वहाँ से असल कंपटीशन स्टार्ट होता है, वहाँ पर आपका मेरिट बनना शुरू होता है. तो लिहाजा आपने एक तो गो थ्रू करना है, जो कि हमने बताया वेरी इजी, मॉडरेट, और इस तरह से फिर आगे ग्रेजुअली आपने सारा डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट लेवल को जब आप कवर करेंगे, एंड देन यू विल एंटर
इन द कंपटीशन। फिर आप कंपटीशन में दाखिल होंगे, फिर आप मेरिट की दौड़ में आएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बायोलॉजी में आपके 80 क्वेश्चंस हैं और 80 क्वेश्चंस को हमने कैसे इसको स्टडी करना है। इसी तरह फिर बच्चों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 1, कि इससे पहले कि हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करें, इसमें बच्चों आपको कुछ और चीज़ें टिप्स देनी है कि एंटी टेस्ट प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है एज कंपेयर टू योर एफएससी प्रिपरेशन। एफएससी के लिए आप क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद साथ साथ आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, साथ ही आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और आपका फोकस क्या होता है, मेनली टेक्स्ट बुक, उसकी एक्सरसाइजेज और उससे रिलेटेड जो भी आपको एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आप टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, याद करते हैं, उसके बाद जाके एग्ज़ाम दे देते हैं एंड सो ऑन। जहाँ तक ताल्लुक़ है एंट्री टेस्ट का बच्चों, इसमें थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ लकीर का फ़कीर नहीं बनना, आपने अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग से मुराद ये होता है कि आपका स्टडी का जो मेथड होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। टोटली डिफरेंट किस तरह से होगा, मैं कुछ चीज़ें टिप्स आपको शुरू में बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि आपने स्टडी कैसे करनी है, आपका पैटर्न ऑफ स्टडी कैसे होगा, किस तरीके से आपने चीज़ों को लेकर चलना है। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जैसे हम MD कैट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए बुक कौन सी रिकमेंड होती है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इसमें रिकमेंड होता है। और इसमें आपको मालूम हो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टोटल चैप्टर्स आप मिला लें तो 27 चैप्टर्स हैं। तो स्टूडेंट जिसने FSC कर ली है, जिसने सेकेंड ईयर पढ़ लिया है, उसके माइंड में ये सारे के सारे 27 चैप्टर एक उसके इन ग्लांस उसके पास होने चाहिए और आप उसको पता हो कि ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है और इस रेफरेंस को किस और रेफरेंस के साथ लिंक किया गया। यानी मिसाल के तौर पर एक रेफरेंस आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलता है, अब वो रेफरेंस लिंक हो गया कहीं और, किसी चैप्टर नंबर 12 में जाकर लिंक हो गया, चैप्टर नंबर 18 में जाकर लिंक हो गया, लास्ट चैप्टर में जाकर लिंक हो गया। तो वो इसलिए आपका जो माइंड बिल्कुल इस तरह से ओपन होना चाहिए ताकि आपसे डिफ़िकल्ट लेवल पे भी जाए, कोई भी रेफरेंसेस यूज़ किए जाए तो फिर आपको एक क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर आपको उसको जवाब देना पड़े, तो आप उसके लिए मेंटली तौर पर फुली प्रिपेयर्ड हो। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले देखो कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमने स्टूडेंट्स को गाइड करना है ताकि उनका स्टडी का लेवल चेंज हो और उनके जो अभी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था ब्रेन स्टॉर्मिंग से मुराद उनका ब्रेन दिमाग जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले देखें लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। लेवल्स ऑफ लर्निंग से मुराद इसमें देखिए कि सीखने के लिए आप क्या क्या लेवल बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट लेवल हम क्या बता रहे हैं, नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन। तो डिफ़िकल्टी लेवल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको पहले बताया वेरी इजी क्वेश्चन सबसे पहले होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस, अब आप सोचते होंगे वेरी इजी क्वेश्चन क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन वही होते हैं जिनका ताल्लुक किससे होते हैं, मेनली किससे होता है, दैट इज़ नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन से होता है, जिसमें सिर्फ आपसे पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के सिंपलेस्ट क्वेश्चन में आपसे लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की लोकेशन क्या आपको पता है कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ प्लांट सेल। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज तो क्या है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। तो इस तरह डबल मेम्ब्रेनेड स्ट्रक्चर्स के बारे में ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, नॉलेज या इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुअली हम आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़, एक टॉपिक जिसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब उसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है, फिर आपकी उसकी क्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है। आपको मालूम हो जैसे आप फिजिक्स में, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में पढ़ते हो, एक लॉ, एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद पूरी उसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन को फिर हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंशन। तो लिहाजा उसका जो कॉन्सेप्ट होता है
जो भी चीज़ आपने स्टार्ट की है उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन में मिलेगा, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। एक्सप्लेनेशन में से उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा आगे क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी नॉलेज से हम किस पर आ गए, कॉम्प्रीहेंशन की तरफ आ गए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप देखिए कि पहले आपके पास क्या था, नॉलेज एक टॉपिक के मुतालिक, उसी टॉपिक की आपके पास फिर क्या आई, अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रीहेंशन आई। अब आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी है, आपने इस नॉलेज को अप्लाई करना है इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस। तो लिहाजा जो भी इंफॉर्मेशन या बेसिक टर्मिनोलॉजी आप शुरू के चैप्टर्स में स्टडी करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आप पढ़ते हो, आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाती है, आपको पता चलता है कि ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे विद इन द सिलेबस जो इसके रेफरेंसेस हैं, पहले तो वो हमने देखने हैं। 27 चैप्टर्स में उनके रेफरेंसेस देखने के, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। इसी तरह से फिर इसमें इन जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, समटाइम डेली लाइफ में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इस तरह आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, जैसे मैं फिर आपको फिजिक्स की एग्जांपल दूंगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो, क्या उसकी इक्वेशन है, F = ma। अब ये आपने पढ़ लिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन आपको मालूम हो कि जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स में, ये F = ma डिफरेंट सिचुएशंस में फिर अप्लाई होता है। तो ये आपका माइंड क्या है कि अब आपका माइंड सोचने पर आप अपने आप को क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि अब आपने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब आपने सोचना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, आप में चेंज आना शुरू हो गई है। तो वो नेक्स्ट इसके बाद लेवल कौन सा आएगा, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि पहले आपके पास नॉलेज आया, फिर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी आपका उसका कॉम्प्रीहेंशन हुआ, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशंस के बारे में पता चला, और अब आप एक नेक्स्ट लेवल पर आ रहे हैं, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब जनरली हम इसको कहते हैं टू डाइसेक्ट द नॉलेज, यानी जितना भी आपने नॉलेज गेन किया है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप उसको उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद अब आपने उनका आपस में क्या करना है, एनालिसिस किस तरह से करोगे, जैसे सिमिलैरिटीज़ चेक करते हो, डिफरेंसेस चेक करते हो, उसमें देखते हो कि विच वन इज़ मोर एडवांटेजेस, उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस कौन सा है। इसी तरह से आपने डीमेरिट्स उसमें कौन कौन से हैं, विच स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट इन दिस वन एंड एब्सेंट इन दैट वन। इस तरह आप क्या है कि एनालिसिस कर रहे हो, और ये अगला लेवल कहलाता है किस चीज़ का, लर्निंग का। आपका मेंटल अप्रोच ग्रेजुअली क्या हो रही है, इसमें बढ़ना शुरू हो गई है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या करेंगे कि सिंथेसिस में आप क्या करते हो कि जो आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन के बाद आपने एनालिसिस भी किया है, उसमें आपको जो भी टॉपिक आप स्टडी कर रहे हो, ख़ास तौर पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है कि जिसमें आप देखते हो कि डिफरेंट आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। डिफरेंट आप जैसे केमिस्ट्री में आप पीरियड पढ़ते हो, आप ग्रुप पढ़ते हो, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी आप देखते हो कि एक एलिमेंट का रिएक्शन दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रही है, उसके लिए कंडीशंस कौन सी रिक्वायर्ड है, इसके लिए टेम्परेचर कौन सा रिक्वायर्ड है, इसके लिए पीएच कौन सी रिक्वायर्ड है। ये क्या कर रहे हैं आप, यानी ये तो आपने एक चीज़ जो अपने बुक में पढ़ी थी, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की थी, वो तो एक एस्पेक्ट था। अब आप क्या करेंगे, आपने सिंथेसिस में देखना है कि इस एक एलिमेंट के और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन किस सूरत में हो सकते हैं। यानी आप सिंथेसिस के ज़रिए नई सिचुएशन बिल्टअप करते हैं। नई सिचुएशन बिल्टअप करना, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट उस वक्त सोच रहा होता है कि ये इसके साथ रिलेट करेगा नहीं करेगा, इसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, यानी आप मज़ीद उस पर क्या है अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका लेवल आ जाता है सिंथेसिस का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इवैल्यूएशन। जब आपके पास नॉलेज होगा, नॉलेज के बाद आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी होगी, एंड यू हैव एबल टू अप्लाई द नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन, यू आर एबल टू डाइसेक्ट द नॉलेज, दैट इज एनालिसिस, एंड यू कैन मेक न्यू सिचुएशंस, एंड देन एट द एंड यू आर एबल टू गिव योर कमेंट्स आल्सो। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो कि अनसीन क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और कॉन्सेप्ट्स की बेस पर आपसे आप अपनी राय पूछी जाती है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन स्टडी करते हो, आप
डार्विन थ्योरी पढ़ते हो, आप लामार्किज्म पढ़ते हो, आप डिवरीज थ्योरी पढ़ते हो। डिफरेंट थ्योरीज पढ़ने के बाद उनका एक कंपैरिजन भी होता है और कंपैरिजन के बाद फिर आपसे ओपिनियन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी थ्योरी जो है वो बेटर है एंड एक्सेप्टेबल है। यानी अब इसमें आपका ओपिनियन किसका है, आपका है। इसका आपको कहीं भी बुक में कहीं आंसर नहीं मिलेगा। तो लिहाजा जब आपके पास आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की, आपने नॉलेज की फॉर्म, नॉलेज से स्टार्ट किया, फिर उसको आपने अच्छी तरह से समझा, फिर उसके आपने एप्लीकेशन यानी उसको अप्लाई करने की सलाहियत आप में आई, फिर आपने एनालिसिस करना देखा कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, और उसके बाद आपने सिंथेसिस यानी नई सिचुएशंस कैसे बिल्टअप करेंगे, नई सिचुएशन में क्या नई चीज़ बनेगी। इसी तरह से फिर आप इवेल्युएशन यानी आप उस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना के इस काबिल हो जाएंगे। तो इसमें आप गौर कीजिए कि अब आपका लर्निंग लेवल क्या है। अब आपका जो लर्निंग लेवल है वो काफ़ी हाई चला गया है। अब आप पहले एक स्टूडेंट थे, अब आप क्या हो गए, अच्छे स्टूडेंट बन गए हो। पहले आप पढ़ने वाले मार्क्स ओरिएंटेड स्टूडेंट थे, अब आपने क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के ज़रिए आपने हर एक डिफरेंट एंगल से एक चीज़ को स्टडी करना है। आपने देखना है कि व्हाट इज़ दिस मार्कर, ये क्या है, आपके पास नॉलेज है। फिर आपकी बात उसके बाद देखते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट किस चीज़ से, किस मेटल से, किस मटेरियल से मिलकर बनाई, इसके अंदर इंक यूज़ हुई, इंक का केमिकल नेचर क्या है, वो आप क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। फिर आप देखते हैं इरेजेबल है या परमानेंट है, ये सारी चीज़ें। फिर उसकी इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर उसके बाद आप इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप अलग अलग करते हो, उनको आपस में कंपेयर करते हो, आप एनालिसिस कर रहे हो। फिर आप उसी के कंपोनेंट से एक नई सिचुएशन बिल्ड कर रहे हो, आप सिंथेसिस कर रहे हो। एट द एंड आप इस काबिल होंगे कि आप उस पर अपने कमेंट्स भी दे सकें। तो इसी तरह बच्चों एंट्री टेस्ट में ख़ास तौर पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना। आपको टेक्स्ट बुक थॉरोली एक एक सेंटेंस उसके जो बॉक्सेस इंफॉर्मेशन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग आने के साथ साथ आपको उनका फर्दर जो स्टडी का पैटर्न है वो भी आपको पता होगा, तो फिर आपकी तैयारी बेहतर अंदाज में हो सकेगी। तो ये थोड़ा सा बच्चों इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी था कि हमारे बच्चे कहते हैं कि हमने एफएससी में इतनी मेहनत की और इतने नंबर ले लिए, तो एंट्री टेस्ट में और फिर ये इसमें एफएससी में फ़र्क क्या है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब आपको किस एंगल से किस तरह से अपने आप को लेकर चलना है। तो ये इंफॉर्मेशन इंतहाई ज़रूरी थी। तो लिहाजा अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट आएंगे अपने सब्जेक्ट की तरफ, और एमडी कैट जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसकी मार्क एलोकेशन आपको बताई गई है। तो हमने स्टार्ट करना होगा किस चीज़ को, यहाँ पे बायोलॉजी को हम स्टार्ट करेंगे। आपको ये भी आइडिया हो कि अब हम यूएचएस सिलेबस की तरफ जाते हैं तो उसमें उसको डिफरेंट उन्होंने कंपोनेंट्स में डिवाइड, चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हमने क्या किया है कि जो भी सिलेबस गिवन था उसको हमने रीअरेंज किया है अपने हिसाब से, और रीअरेंज करने के बाद हम उसको सिस्टमेटिकली यूनिट वाइज लेके चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमने यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स रखे।